अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज का दिन पाकिस्तान के सियासी हवाले से और ख़ुसूसन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बहुत ही अहम रहा है, गर्मा गर्म रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर गर्मा गर्मी चलती रही। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बहुत ही ज़्यादा बरहम जो हैं वो आज नज़र आए हैं, जबकि डी चौक पर मरियम नवाज शरीफ बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आईं। उन ख़वातीन जो हैं जिनके लवाकिन को गुम कर दिया गया है, उनके सरों पर हाथ रखा, उनके साथ इज़हार यकजहती किया, काफ़ी देर वहाँ मौजूद रहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन में भी आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। और मैं आज आपको बताता हूँ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो PDM के इस्लामाबाद में जो जनरल सीट है उसके मुश्तरका उम्मीदवार हैं। दो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेट के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के हवाले से आज का अहम दिन था, उन्होंने एतराज़ात दायर कर दिए और उसके नतीजे में सुबह जो 11 बजे समाअत थी फिर वो 3 बजे कर दी गई। वो 3 बजे जो समाअत हुई उस समाअत के अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें हुई हैं। वो चीज़ें हुई जो आज तक पाकिस्तान के मीडिया ने किसी को नहीं दिखाया। मैं वहाँ मौजूद था, मैंने वो सारी समाअत थी उसकी रिकॉर्डिंग की और मैं चाहता था, मैंने आपके लिए की कि वहाँ किस तरह तहरीक इंसाफ के जो वकला थे या उम्मीदवार थे उन्होंने वही घिसे पिटे पुराने इल्ज़ामात यूसुफ रज़ा गिलानी पर लगाए और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नैयर बुखारी और उनके जो वकला थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, उन्होंने किस तरह के जवाबात दिए। ये आज बड़ी हैरान कुन और मज़ेदार किस्म की कन्वर्सेशन हुई और उसमें क्या क्या हुआ। पहले मैं चाहता हूं कि ये थोड़ी तवील है वीडियो, में कोशिश करता हूं कि उसको कहीं ना कहीं से कट सट मार के ताकि उसका जो अहम मैसेज है वो भी किल ना हो और आप तक पूरी बात भी पहुंचे। पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। पहले ये मैं इन्हीं से जहाँ इन्होंने खत्म किया अपनी पिटीशन से, वहीं से मैं शुरू करता हूँ अपने छोटे भाई के। इनकी प्रेयर ये है, इट इज देयरफॉर humbly submitted that this honorable tribunal may graciously be pleased to reject the nomination paper of respondent number for the candidature of member of Senate of Pakistan being held on 3rd March 2021 under section 33 inter alia. All the prisoner of law who has been disqualified by the order of Honorable Supreme Court of Pakistan under Article 63(1)(g) Islamic Republic of Pakistan dated 19 June 2012 in Constitutional Petition number 40/2012 Muhammad Azhar Sadiq versus F40. And in pursuance of this order, Election Commission of Pakistan issued notification number so and so dated 19 June 2012 in the supreme and paramount interest of the justice, fair play and equity. ये इनकी टोटल प्रेयर है। अब इस प्रेयर से ये विड्रॉ कर चुके हैं। मेरे फाजिल दोस्त ने सारे रिकॉर्डिंग हो रही है, खुद कहा है कि हम कन्विक्शन की बात ही नहीं कर रहे। तो जब ये कन्विक्शन की बात नहीं कर रहे तो ये इनकी प्रेयर थी। अपनी ही एडमिशन में ये इस पिटीशन को विड्रॉ कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। अब बियॉन्ड द प्रेयर तो मेरा दोस्त बेहतर तौर पे जानता है कि CPC एप्लीकेबल है, बियॉन्ड द प्रेयर नहीं जा सकते। अब आप ये 617 में फाइल सर अब प्लीज अब आप जो है ना 617 में फाइल कर सकते हैं कि अब हमें प्रेयर अमेंड करने की जरूरत। आपने खुद सबके सामने माना है कि आप कन्विक्शन की बात नहीं कर रहे जबकि आपकी प्रेयर ही कन्विक्शन की थी। आपने 62D का जिक्र ही नहीं किया। अब मैं आ जाता हूं प्रेयर सर अब आप स्टैंड ऑफ प्रेयर मेरी प्रेयर देख लीजिए, अगर मैंने गलत पढ़ी हो तो जरूर टोकिए मुझे। अब मैं आ जाता हूँ, आपने हमारे एफिडेविट को हमारा कन्फेशन बना दिया। ये एफिडेविट सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हम पर जो इल्जामात है, ये हमारा कन्फेशन नहीं है, ठीक है। अब आ जाता हूँ कि जब हमारे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया 2018 में 780 के तहत पार्लियामेंट हमला केस, PTV हमला केस, चलान पेंडिंग थे। इवन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट जिन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा, सबके खिलाफ ATA कोर्ट में जिसकी सजाएं बहुत है, रेफरेंस में नैब एक्ट में सजाएं बहुत नहीं मिलती, मैक्सिमम 5-6 साल सजा मिलती, और उसमें उनकी पेंडेंसी के बावजूद उनको ये इलेक्शन अलाउ किया गया। क्यों अलाउ किया गया? क्योंकि कानून इजाजत देता है इस बात की। 62 जो है वो सिर्फ डिफाइन करता है कि अगर ये कोई डिक्लेरेशन
کہیں سے کوئی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا سے موجود ہوں گے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. میئر ایگزمپشن کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کر دینا, کسی کے خلاف جھوٹا ریفرنس فائل کر دینے سے اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. اب میں ان کو جواب دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح جس طرح یہ پرسن آرگو کر رہے تھے کسی ذات پہ, ورنہ بولنے کو بہت کچھ ہے. تو ہم کیونکہ مجھے مخدوم صاحب کی طرف سے بھی ہدایات ہیں کہ کسی کو ہم نے پرسنل اٹیک نہیں کرنا. اب میں جو ان کی پریئر یہ خود مان چکے یہ پریس نہیں کر رہے. 62D دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. A person shall not be qualified to be elected or chosen as a member Majlis Shura. D. He is of good character and he is not commonly known as one who violates Islamic injunction. ہم پہ تو کوئی ایسا ایلیگیشن یا کسی بھی کورٹ آف کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کا کوئی ڈکلیریشن ان دونوں چیزوں کے بابت نہیں ہے جو ان کا وربل آرگومنٹ تھا بیانڈ پلیڈنگز جو ان کی پیٹیشن میں نہیں تھا. اب جہاں تک بات رہ گئی جو ہمیں جو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ جو ہمیں سزا ہوئی تھی 1 سیکنڈ کی سمبولک سینٹنس تھی وہ, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا, بٹ بڑا کلیئر لکھا ہے 63(1)G میں unless a period of 5 years has elapsed since his release. 2017 میں وہ پیریڈ ختم ہوا. 2018 میں مخدوم صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, وہاں بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہی مقابلے میں تھے مخدوم صاحب کے, اور وہ ریٹرن رہے. ہم نے ایکسیپٹ کیا جو بھی رزلٹ اس کا آیا. تو اب آ کر اس موقع پہ صرف اس معزز آفس کا, اس کمیشن کا صرف 4 گھنٹے 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک وقت ضائع کیا. نتھنگ ہیز بین ڈن. اپنی پریئر خود بھی ڈرا کر لی, کوئی آرگومنٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ریفرنس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ 62D کے تحت ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. از ٹوٹلی امیجنری, ٹوٹلی اللیگل, اور بالکل یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے کہ جو انہوں نے جو چیزیں جو ہے میڈیا کے سامنے مطلب یہ مخدوم صاحب پہلے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں جو یونینیمسلی الیکٹڈ ہوئے, اور اب تک کے لانگسٹ پرائم منسٹر بھی انہی کو اعزاز حاصل ہے. اور ظاہر ہے ان کا وہ جو ٹینیور تھا انہوں نے ہزاروں فیصلے کیے ہیں, کہیں پہ 1 ملین میں مخدوم صاحب کے فیصلے ہیں تقریباً, جس میں 3 یا 4 نیب کے اندر آئے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو جیسا پروسیس ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں گے جس کی بات کر رہے تھے, جس ریفرنس کی میڈاس والے کیس کی 2018 سے یہ ریفرنس فائل ہوا ہے, آج تک نیب کورٹ اس میں چارج نہیں فریم کر سکی. ریزن بینگ کہ چارج فریم ہی نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, کیس میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا. آپ توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں, توشہ خانہ جا کے اپنی گواہ پڑھیے کہ اپنے ڈویژن کے گواہ نے کیا آگے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے جناب نو, کوئی لیگلٹی ہوئی نہیں ہے. ذرا آخری وٹنس پڑھ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. تو میئر پینڈنسی آف دا کیس از نو ڈسکوالیفیکیشن. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ہمارے کاغذات کو میں دے دیتا ہوں. So may just when I think of the court thing, یہ تو آرٹیکل 63H ویسے ہی اپلائی نہیں کرتا. اگر کنوکشن 2 سال سے اوپر ہوتی ہے اور پھر بھی وہ 5 سال گزر گئے ہیں, لیکن وہ کنوکشن اگر آپ وہ آرڈر پڑھ لیں سپریم کورٹ رائزنگ آف دی کورٹ, اٹ واز ہارڈلی 5 to 10 seconds of 1 minute conviction, you know. So even this article is not attractive in the case of مخدوم صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جس انداز میں میرے کلیگ نے بھی بات کی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پی ٹی آئی والوں نے 3 کینڈیڈیٹ فائل کیے ہیں. ان کو ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ فرید رحمان صاحب لڑیں گے. I hope so کہ he'll contest the last, he won't be withdrawing it, you know. یا شیخ صاحب لڑیں گے, he has not challenged the nomination paper of مخدوم صاحب. Certainly he wants to contest with the مخدوم صاحب. مخدوم صاحب نے بھی کوئی objections نہیں کی اس پہ. فیتھ پلے ٹھیک ہے, جو الیکٹرل کالج ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا, لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ویسے میرے دوستوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ریفر کر رہے تھے they wanted to play with the game. You have to vote for it. یہ اتنا بند کر یہ بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیشن میں نے دی ہے. جب میں نے 2018 میں نیشنل اسمبلی کے لیے میں نے نامینیشن پیپر فائل کیا, ریٹرننگ آفیسر کے پاس بھی یہی مسئلہ تھا, پھر وہ ہائی کورٹ گیا تو یہی مسئلہ تھا, ڈبل بینچ گیا تو یہی مسئلہ تھا, سپریم کورٹ میں گیا تو یہی مسئلہ تھا. سپریم کورٹ نے مجھے کوالیفائی کیا تو میں کنٹیسٹ. تو اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دے آر ناٹ فلی پریپیئرڈ
और इनको टाइम अगर आप एक्सटेंशन भी दे देते हो तो ये मतलब इसलिए यू आर नॉट प्रिपेयर। और सर अगर हम प्रिपेयर ना होते तो मेरे सीनियर साहबान जो है ना वो हमें डांटते, अगर हमारा प्रिपेयर ना होते तो जो हमें उन्होंने भी डांटने की कोशिश की है ना सर, तो वो ये उनकी तरफ से गलत करते हैं। इट्स नॉट लाइक इन दिस केस सर। जब आप हमारे साथ खड़े होंगे ना फिर हम हमारे सामने बैठे बेस्ट फॉर हो तमाम मोखला साहबान का जिन्होंने मुझे असिस्ट किया, गिलानी साहब का जिन्होंने मेरे साथ काम किया, इसको मैं जो है फैसला दिखा देता हूँ। कल 9 बजे दोनों मोखला साहबान आएंगे और उसकी थैंक यू बहुत। नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी। आज हमने कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दफ्तर के अंदर जब ये दोनों फरीकैन यूसुफ रज़ा गिलानी और तहरीक इंसाफ के लोग आए और किस तरह उन्होंने बातें की, मैं चाह रहा था कि वो सारी बात आपको सुनाऊं ताकि कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी न रहे। आज जो है वो ये सारी बात हुई और रिटर्निंग अफसर जो ज़फ़र इकबाल साहब थे उन्होंने कहा है कि कल सुबह 9 बजे वो इस हवाले से अपना फ़ैसला सुना देंगे। कभी उम्मीद तो यही की जाती है कि जो कागजात नामजदगी पर यूसुफ रज़ा गिलानी पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने वकील के तवसुत से जो रिटर्निंग अफसर साहब के पास अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाया है, उनके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं उनकी तमाम तफसीलात उन्होंने उसके अंदर शामिल की हैं। यही सबब था कि आज उनका मौक़िफ़ था कि इसके ऊपर अभी तक जब तक उनको सज़ा नहीं मिलती तब तक ये सारे इल्ज़ामात हैं और उस इल्ज़ामात के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई या उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। आज ये सारी कार्रवाई थी, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो ओपन बैलेटिंग है उस पर कोई काम करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो अपनी आइनी पोजीशन है, बहुत सारे दबाव के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा है। इसलिए लगता ऐसा है कि शायद ओपन बैलेट के हवाले से जो हुकूमत ने बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रखी है और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के कंधे के ऊपर रखना चाहती है, इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी लेने से इसलिए इनकार कर दिया है कि वो किसी हुकूमती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाह रही अभी तक। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन कितना प्रेशर सस्टेन कर सकता है। और यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ हुकूमत का प्रेशर है या दूसरे हमारे जो भाई लोग हैं वो भी उसमें शामिल हैं। आने वाले 1-2 रोज़ में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।